हेलो फ्रेंड्स, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों का एकदम अच्छे से पेपर जा रहा होगा। ठीक है, एकदम आप रिवाइज करके ही जाइएगा। पूरा जितना भी आ रहा है पूरा रिवाइज करके है कि क्वेश्चन के लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी टू मॉडरेट ही है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, देखिए एक मिनट पेन ले लूँ। हम लोग देखेंगे 5 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, क्या रहेगा, जीएस प्लस मैथ। आज मैथ का भी क्वेश्चन कुछ मिला है, उसको एकदम बेस्ट मेथड से आपको सोल्यूशन बताऊंगा मैथ का। देखिएगा आप कैसे हम कराते हैं मैथ का सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का, किसका, 5 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये अच्छे से क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आ पाया। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कौन से संविधान में बदलाव किया गया है। हमको लगता है जो आया नहीं था सीएए, है ना, उसी के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, जिसमें बहुत विरोध किया गया था, उसी से रिलेटेड कुछ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कैसे आ गया। हरित क्रांति में शामिल नहीं था, और ये 4 ऑप्शन दिया होगा आपके पास। हरित क्रांति में शामिल नहीं था, अब उस ऑप्शन क्या क्या था वो पता चलता तो हम लोग एग्जैक्ट आंसर मार्क कर देते। हालांकि हरित क्रांति के संबंध में कुछ हमने पॉइंट लिख लिए हैं, उसको आप देख लीजिए। हरित क्रांति को कृषि क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, और भारत में हरित क्रांति के स्थापना या जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को मिलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इस 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की बैठक हुई थी, और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को, सबसे बुजुर्ग आदमी थे बेचारे, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और इसकी दूसरी बैठक कब हुई थी, तो जस्ट इसके 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर, अगर पूछ लिया है दूसरी बैठक, तो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इनको जो सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाए थे, तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक, और 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। अब पूछ दिया जाए अंतिम बैठक कब हुई थी, ये संविधान सभा की अगर अंतिम बैठक पूछ लिया जाए, तो देखिए अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। आप लोग इतना तीनों फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। ठीक है, देखिए नीरज चोपड़ा 2023 में यह उपलब्धि हासिल की थी। साल 2023 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर की दूरी पर भाला फेंका था, इसमें उनको मेडल मिला था। ठीक है, चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, 13 जून 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में पद ग्रहण संभाला इन्होंने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोहिंग्या मुसलमान भारत में किस देश से आते हैं, सबको पता है। देखिए ये अपना इंडिया है, प्यारा इंडिया। ठीक है, यहाँ पर अपने क्या है, पूर्वोत्तर भारत की राज्य है, तो यहीं पर ये बीच में ये ऐसे बीच में क्या है, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये बांग्लादेश से ही रोहिंग्या मुसलमान पश्चिम बंगाल में और इधर असम में इधर सब एंट्री कर जाते हैं। तो रोहिंग्या मुसलमानों में म्यांमार देश के रखाइन राज्य से आते हैं ये लोग। अच्छा रोहिंग्या, सॉरी मैं बांग्लादेश का, बांग्लादेश से भी घुसपैठ होता है इंडिया में। ठीक है, जस्ट इसी के बगल में आपका म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार से रोहिंग्या इधर से चले आते हैं इंडिया में। ठीक है, बांग्लादेश से भी मतलब एंट्री घुसपैठ कर लेते हैं। ठीक है, तो रखाइन राज्य से आते हैं ये लोग, राज्यविहीन समूह के से हैं, और ज़्यादातर इस्लाम धर्म को ये लोग मानते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। शुंग वंश की अंतिम शासक की मृत्यु किस सदी में हुई थी। देखिए
मैं बता दूं थोड़ा सा इसका सीरीज। देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल खत्म होता है, ठीक है, तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य पहले आता है, फिर आता है उसका, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर अशोक के बाद है मौर्य वंश, अशोक का फिर बृहद्रथ आता है लास्ट में, ठीक है, धनानंद, ठीक है, धनानंद अंतिम मौर्य शासक था धनानंद, ठीक है। धनानंद के बाद देखिए फिर आता है मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, ठीक है, फिर आता है कर्ण वंश, फिर आता है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, ठीक है। तो यही शुंग वंश आपके पूछा है, ये मौर्योत्तर काल में आते हैं। तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की मृत्यु 73 ईस्वी में हुई थी। देवभूति को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उनकी हत्या उनके मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी। देवभूति के बाद कर्ण वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए, भारत में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो महिलाओं द्वारा एकल मतलब सिंगल रूप से किया जाता है? तो मोहिनी अट्टम। ये कहाँ का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का भी है और तमिलनाडु का भी है मोहिनी अट्टम। तो कथक के लिए एक शास्त्रीय नृत्य है जिससे चेहरे के भाव और हस्त मुद्राओं के जरिए भावों की अभिव्यक्ति किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जाकिर हुसैन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो आप लोग नेट पे सर्च कर लीजिएगा जाकिर हुसैन की पुस्तक कौन कौन सी है, ठीक है। अब ऑप्शन नहीं था इसका। देखिए क्या है, डॉक्टर हुसैन के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। क्यों थे? तीसरे राष्ट्रपति थे। वह एक शिक्षक और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सह-संस्थापक थे। वर्ष 1962 में भारत के उपराष्ट्रपति बने और 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। उन्हें 1963 में भारत रत्न, ठीक है, दिया गया और 1924 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। वो अलीगढ़ राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे, ठीक है। चलिए, दुर्लभ शब्द के हिंदी का क्वेश्चन आ गया। किसका आ गया? हिंदी का। दुर्लभ शब्द का विलोम शब्द क्या पूछा था? तो इसका क्या हो जाएगा? सुलभ। चलिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, हम इसको अभी लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अकेला का तत्सम शब्द क्या होगा? तो एकल होगा अकेला का। असुर शब्द का विलोम पूछा है तो सबको पता है देवता होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में कौन सा आंदोलन किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने साल 1927 में महाड़ सत्याग्रह और मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए आ गया मैथ का क्वेश्चन। अब इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक आदमी 13 वर्ष और 15 वर्ष की आयु वाले अपने दो बेटों के खातों में 27,440 रुपया 10% की साधारण ब्याज दर से जमा करता है, जिससे कि उन्हें 18 वर्ष का होने पर समान राशि मिलती है। उसके द्वारा प्रत्येक बेटे के खाते में जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है अपने दो बेटे के लिए, ठीक है, उसके बेटों को मैं मान लेता हूँ ए है, ठीक है, और दूसरा बेटा बी है, ठीक है। ए मान लेता हूँ 13 वर्ष का है, 13 वर्ष का है, और ए कितने वर्ष का है? 15 वर्ष का है, ठीक है। रेट कितना दिया है? 10% दिया है, ठीक है, सभी को 10%। पूछ रहा है जब ये 18 साल के होंगे, कब? 18 साल के होंगे, तो पूछ रहा है समान राशि मिले, सभी को क्या मिले? समान राशि मिले। अब देखिएगा अगर ये 13 साल है, इसको 18 साल होने में कितना टाइम लगेगा? 5 साल, यानी इसको 5 साल ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो ए का 5 साल ब्याज, ठीक है। देखिए ब्याज नहीं, हमको मिश्रधन निकालना है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट मिश्रधन पर बात करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 साल, जैसे 10% रेट है, 13 5 18, तो 50% ही हो गया, और 100% हो तो 150% ही हो गया आपका, ठीक है। ये बराबर होगा, समान राशि मिलना है तो बराबर करेंगे। अब 15 3 18, इसको 3 वर्ष तक ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो एक साल में 10%, 3 साल में 30%, तो बी का कितना हो जाएगा?
30%। ठीक है, अब परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जीरो जीरो भी कट जाएगा। अब यहाँ A/B का रेशियो कितना आ जाएगा, 13/15, यानी इन दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो राशि कितना मिलेगा, 28। लेकिन 28 नहीं मिलेगा, मिलना कितना है, 27,440 रुपये। कितने गुना हो गया, 980 गुना। तो ये भी आपका 980 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको देखेंगे तो कितना आपको राशि मिल जाएगा, 980 जब गुणा करेंगे तो 14,700 ना, 15/120, 14,700 इसको मिल जाएगा। और इसको भी जब आप करेंगे 980 गुना, ठीक है, 980 गुना करेंगे तो इसको मिल जाएगा आपको 12,740, 12,740। दोनों को सम करिएगा, देखिए इतना आ जाएगा। ठीक है, ए और बी को इतना राशि मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर 5% वार्षिक साधारण ब्याज से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है कितना, 244 रुपये। तो मूलधन पूछा है, तो मूलधन हमेशा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। देखिए, एक साल में अगर 5% मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा, 15%। साधारण ब्याज कितना मिलेगा आपको, 15%। यही अगर 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज देखे जाए, ठीक है, 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, इस मेथड से रहने दीजिए क्योंकि 3 साल का दिया है। अगर 2 साल का रहता तो हम लोग आराम से कर लेते। 1 मिनट, क्या हो गया, है ना, 3 साल का दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको ऐसे लगाते हैं। देखिए, 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। इसको रहने दीजिए, ऐसे मत लगाइए। 5% का मतलब होता है 1/20, क्योंकि 3 साल का दिया है तो हम लोग इसका क्यूब करके प्रिंसिपल मान लेंगे, है ना। तो 8,000 मान लीजिए प्रिंसिपल हो गया इसका। ठीक है, 8,000 प्रिंसिपल हो गया। अब 3 साल का हमको निकालना है, 3 साल का निकाल दीजिए। तो 1/20 इसका करेंगे, फिर 1/20 इसका करेंगे, और 1/20 फिर इसका करेंगे। तो देखिए, इसको करेंगे तो 400 आएगा, 400, ये हो गया 400, ये हो गया 400। ठीक है, अब देखिए दूसरे साल में फिर ये 1/20 होगा, फिर कितना हो जाएगा, ये आपका 20 में 400। ठीक है, ठीक है। अब देखिए तीसरे साल में इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 20 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 1 आएगा। पूछ रहा है कि अंतर साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज इसमें क्या हुआ, ये आपका साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, और ये पूरा क्या होगा, CI हो गया। अंतर कितना आपका आया, यही आपका अंतर आएगा, यानी 41 रुपया। ठीक है, ये अंतर आ गया 41 रुपये, लेकिन अंतर 41 नहीं है कितना, 244। यहाँ से देखिए एग्जैक्ट कर नहीं रहा है, 4 एकम 4, 4 चौका 16 हो जाएगा, 5 चौका 20, नहीं एग्जैक्ट करने। तो यहाँ से ऐसे ही हमको लगता है डाटा कुछ एरर होगा। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे कितना होगा, फिर उतना, ये भी उसी उतना जितना गुना आएगा इसका भी उतना गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है, ये क्रिकेट से हो जाएगा। स्मृति मंधाना को 2024 की ICC महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार देता है, तो नंदी पुरस्कार कौन देता है, आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा तेलुगु सिनेमा, रंगमंच और टेलीविज़न में उत्कृष्टता के साथ साथ भारतीय सिनेमा में आजीवन उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिए जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। ठीक है, देखिए आइए आज का रहा टोटल 19-20 क्वेश्चन हो गया होगा पूरा टोटल। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। ठीक है, बस इसी क्राइटेरिया पर भी क्वेश्चन, इसी एरिया के आसपास ही क्वेश्चन को पुटअप कर रहा है। ठीक है, आप लोग जो जिस टॉपिक से पूछा है उसी टॉपिक को थोड़ा सा इर्द गिर्द पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलेंगे इसी एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।